देखिए, आपका पार्टनरशिप एक्ट चल रहा था और उसमें आपका भागीदारों के एक दूसरे के प्रति आपका राइट क्या है और ड्यूटी क्या है। फिर एक बार आपका भागीदारी अधिनियम दोहरा दिया जाए। अध्याय वाइज भी भाई तैयार रखना है आपको, क्योंकि इस समय क्वेश्चन आपका अध्याय वाइज भी बन रहा है और सेक्शन वाइज तो बन ही रहा है। तो अध्याय 1 हम बताए थे, धारा 1 से लेकर और आपका धारा 3 तक। इसमें जो प्रावधान किया गया था, प्रारंभिक बातें या सामान्य बातें। इसके बाद भागीदारी की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप, इसके बारे में जो प्रावधान किया गया था वह अध्याय 2 में हमने बताया था। और सेक्शन याद रखना है आपका 4 से लेकर और 8 तक। इधर से आपका बिहार और तमाम राज्यों में क्वेश्चन बनता है। आपका प्री में एक क्वेश्चन मान के चलिए इधर से लगभग सेट रहता है, या तो धारा 4 से पूछ ले, या आपका सिद्धांत पूछ ले, या 5 से भी पूछ सकता है, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी। तो फिर एक बार हम धारा दोहरा देते हैं। सेक्शन 4 में आपका भागीदारी, फर्म, फर्म नाम और भागीदार को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 5 महत्वपूर्ण है कि जो पार्टनरशिप उत्पन्न होगी वह एग्रीमेंट से उत्पन्न होती है। आपका करार माने करार करार से उत्पन्न होती है, हैसियत या स्टेटस से नहीं। धारा 6 बताती हैं, यानी कि मेथड बताती हैं कि व्यक्तियों के बीच का जो आपस में रिलेशन है, क्या वह भागीदारी का निर्माण करता है कि नहीं, इसका निर्धारण आपका सेक्शन 6 से किया जाएगा। इसमें हमने केस भी कई बताए। जो महत्वपूर्ण केस हैं वह आपका है काक्स बनाम हिकमैन का, कि केवल भागीदारी के कारोबार में जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसमें केवल अंश पाने से, मात्र अंश पाने से कोई व्यक्ति पार्टनर नहीं बन जाता, बल्कि उनके बीच के वास्तविक रिलेशन को भी देखा जाएगा। यानी कि जो धारा 4 में परिभाषा दी गई है वह परिभाषा भी ध्यान में रखी जाएगी। इसके बाद आपका सेक्शन 7 बताया गया, कई बार पूछा है, इच्छाधीन भागीदारी, पार्टनरशिप एट विल। तो जिसके समापन के लिए कोई तरीका न हो और न ही समय हो, तो हम कहेंगे कि वह भागीदारी इच्छाधीन है। धारा 8 विशिष्ट भागीदारी, किसी एक माने समव्यवहार के लिए आपका भागीदारी हम क्या कहेंगे, विशिष्ट, यानी कि हमेशा के लिए नहीं। जैसे मैं अधिवक्ता का भी उदाहरण बताया था कि दो अधिवक्ता ये करार करते हैं कि ये जो केस मिला है, या ये जो केस मिला है, हम लोग आपस में मिलकर इसमें बहस करेंगे और जो फीस आएगी उसे हम बराबर बराबर बांट लेंगे। तो ये धारा 8 के तहत हमेशा के लिए पार्टनरशिप नहीं, बल्कि एक समव्यवहार या एक केस के लिए है, तो इसे क्या कहा जाएगा, आपका विशिष्ट भागीदारी। इसके बाद अध्याय 3 आ जाइए। सेक्शन भी थोड़ा याद करने का प्रयास करिए। अध्याय 3 भागीदारों के एक दूसरे के प्रति रिलेशन देखा जाए, यानी कि भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य। तो जब ये चैप्टर लास्ट में समाप्त होगा, यानी कि धारा 17 तक है, तब अलग से दो कंसेप्चुअल मॉडल बनते हैं कि पक्ष का भागीदारों के ड्यूटी या कर्तव्य किन किन धाराओं में है उसको हम अलग करेंगे, और भागीदारों के जो अधिकार हैं वह किन किन धाराओं में समाहित हैं उसको हम अलग करेंगे। लेकिन अभी आपका सेक्शन वाइज अधिकार और कर्तव्य दोनों चल रहा है। लेकिन लास्ट में जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि किन किन धाराओं में अधिकार दिए गए हैं
और किन किन में कर्तव्य दिए गए हैं। तो एक एक देखिए आपका सेक्शन 9 और 10 बिहार में पूछा जा चुका है कि जो अधिकार और जो कर्तव्य धारा 9 और 10 में दिए गए हैं, पहला नियम ये याद रखना है कि इन कर्तव्यों को विफल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि अगर भागीदार आपस में ठहराव या समझौता या संविदा या करार करते हैं और चाहें कि धारा 9 और 10 के प्रावधानों को हम करार द्वारा विफल कर दें, यानी कि असफल कर दें, इसको काट दें, ये संभव नहीं है। तो धारा 9 में यानी कि धारा 9 और 10 को विफल करार द्वारा नहीं किया जा सकता। तो अगर कानून में कोई बात दी गई है और अलग से करार भी कर लिया गया उसके विपरीत, तो अगर धारा 9 और 10 वाली बात है तो करार शून्य होगा और धारा 9 और 10 के प्रावधान करार पर प्रिवेल करेंगे, अभिभावी होंगे। ये क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल बना है, थोड़ा सतर्क रहना। देखिए बताया भी गया था, हल्का हल्का 1-2 मिनट दोहरा दिया जाए। भागीदारों के साधारण कर्तव्य क्या है? तो साधारण कर्तव्य यही है कि सामान्य फायदे के लिए फर्म का कारोबार करे, यानी कि सामान्य यानी कि भागीदारी फायदे के लिए ही सृजित होती है। तो प्रत्येक भागीदार का ये कर्तव्य है कि ऐसा कार्य करे कि भागीदारी में क्या हो, लाभ हो। दूसरा, एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण रहे और वफादार बना रहे। इसमें हमने जो केस बताया था, जार कर्म वाला बताया था। और अगला है कि हर भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधि को सच्चा लेखा यानी कि सही सही हिसाब किताब दे कि न दे, सही सही हिसाब किताब दे और फर्म पर प्रभाव डालने वाली सब बातों की पूरी जानकारी दूसरे भागीदार को दे। यानी कि इसका मतलब कि जो बातें उसके ज्ञान में हैं और वह जानता है कि इन बातों से फर्म के कारोबार पर प्रभाव पड़ सकता है, तो अन्य भागीदारों को वह उन बातों को क्या करे, बता दे। ये जो नियम है या जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य को करार द्वारा विफल नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखिए। अब धारा 10 आ जाइए। कपट से कारित हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का दायित्व। ये भी बताया गया था कि अगर किसी भागीदार ने फ्रॉड किया है और उस फ्रॉड के कारण फर्म को नुकसान पहुंच गया है, तो उस भागीदार का यह कर्तव्य होगा कि उस नुकसानी की भरपाई करे, यानी कि फर्म को वह नुकसानी वह अदा करे। जैसे 3 भागीदार ए, बी और सी थे। ए ने कपट कर दिया, फर्म को नुकसान हुआ, तो ए का कर्तव्य है कि उस नुकसानी की भरपाई करे और उतना पैसा फर्म को दे। क्योंकि भाई फर्म एक ही नहीं है बल्कि किसकी है, तीनों की, यानी कि ए, बी तथा सी की। केस इसमें याद रखना है धारा 10 में सा बनाम सा का केस है। बेरेक पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सा बनाम सा का केस है, ये केस याद रखना है। इसके बाद आइए धारा 11 देखा जाए। आपका धारा 11 भी मैं बता चुका हूँ और सेक्शन आपका 11 फिर से एक बार देखिए। धारा 12 पढ़ाया जा रहा था लेकिन 11 भी एक बार दोहरा दिया जाए। भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा होगा। यानी कि फिर एक बार याद रखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जहाँ तक धारा 9 और 10 की बात है, फिर हम बता दें करार द्वारा इन कर्तव्यों को विफल नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक अगली धाराओं की बात है, यानी कि अब जो हम धाराएं बताएंगे, जहाँ जहाँ ये लिखा हो कि करार के अधीन, इसका मतलब ये हुआ कि करार करके उन प्रावधानों को विफल किया जा सकता है।
यानी कि उसके विपरीत बात समझौते में लिखी जा सकती है, और अगर समझौते में विपरीत बात नहीं लिखी गई है तो आपका कानून की बात लागू होगी, और विपरीत बात लिख दी गई है तो वह विपरीत बात लागू होगी। ये दिमाग में बैठाए रहिए, जहाँ जहाँ बेरक में रहे कि संविदा के अधीन यानी कि जो प्रावधान रहेंगे वह विफल किए जा सकते हैं भागीदारों द्वारा, लेकिन क्या करके? संविदा। देखिए आपका धारा 11 फिर एक बार, भाई आपका अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे? तो जो करार द्वारा निर्धारित किया जाए, तो फिर हम बताए थे कि भागीदारों के बीच करार कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस की, इम्प्लाइड की, दोनों, यानी कि अभिव्यक्त की, विवक्षित की, दोनों। चल रहा है ना? तो रिकॉर्डिंग में लगा। तो देखिए आगे इसके बाद आपका ये, यानी कि एक्सप्रेस हमने बताया था। एक्सप्रेस का मतलब ये हुआ कि आपका, एक सेकेंड भाई, आ गया। हेलो। हाँ, देखिए आपका धारा 11, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब हुआ या तो बोलकर या लिखकर, और इम्प्लाइड मतलब कि बाय कंडक्ट, यानी कि व्यक्ति के आचरण द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है, कहीं लिखा या मुख से बोला नहीं जाता है, उसको इम्प्लाइड। तो जो एग्रीमेंट हो सकता है या तो लिख कर या मौखिक या कंडक्ट द्वारा एक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आप किसी सार्वजनिक बस में चढ़ रहे हैं तो भले आप मुख से न बोलते हो कि हम किराया देंगे, लेकिन आपका कंडक्ट बताता है कि आप किराया देने के लिए क्या है, प्रपोजल कर रहे हैं, यानी कि रजामंद है, तभी तो बस में चढ़े हैं, लेकिन बोलते नहीं हमेशा कि हम किराया देंगे। तो ये बाई कंडक्ट कहा जाता है। इसके बाद आपका धारा 11 का खंड 2 बताया गया था, व्यापार का अवरोधी करार, यानी कि इसका मतलब कि भागीदार जब भागीदार व्यापार का अवरोधी करार, यानी कि अगर भागीदार आपस में करार करते हैं कि इस कारोबार के अलावा कोई भी भागीदार दूसरा कारोबार नहीं करेगा, तो ये करार वैध होगा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 का वायलेशन होते हुए भी। ये कल हम बताए थे डिटेल में। अगला देखिए, धारा 12 ही चल रही थी, और सेक्शन जो आपका 12 है इसी पर आपका रुका भी था, क्योंकि यहाँ से भी आपका बिहार में अच्छा क्वेश्चन बनता है। केस जरूर याद रखिएगा, कई बार बिहार ने क्वेश्चन ये बनाया है। कारोबार का संचालन, यानी कि कारोबार कैसे चलाया जाएगा, इस बारे में जो प्रावधान किया गया है वह धारा 12 में है, सेक्शन 12 में। देखिए, भागीदारों के बीच की संविदा के अध्ययन यह है कि, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा 12 में नियम हम बताएंगे उन नियमों को विफल किया जा सकता है, क्या करके? करार। यानी कि फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए, अगर भागीदारों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया
और धारा 12 के विपरीत बातों को रखा है तो वे बातें वैध होगी, क्योंकि ये प्रावधान आपका भागीदारों द्वारा किए गए करार के क्या हैं, अधीन। अब क्या क्या कर सकते हैं, हर भागीदार को कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा। यानी कि मान लीजिए एक उदाहरण भी चलते रह जाए, चाय पर आपका ए बी और सी तीन चाय की दुकान खोलते हैं तो चाय बेचने का अधिकार किसको होगा, दुकान पर बैठकर, ए को भी होगा, बी को भी, सी को भी, इनमें से दो को भी और अंत में तीनों को। अब बताइए केवल ए चाय का कारोबार बेचता है तो अपने लिए बेचेगा कि सबके लिए, सबके लिए ही भागीदारी क्या मुख्य आपका एम भी है कि एक भागीदार कार्य करता है और भले एक ही भागीदार कार्य करे लेकिन किसके लिए वह कार्य करता है, सभी के लिए। कई बार मैं ये बता चुका हूँ। अगला देखिए सेकेंड बी, हर भागीदार आबद्ध है कि वह कारोबार के संचालन में अपने कर्तव्यों का तत्परता पूर्वक आपका पालन करे। यानी कि चाय बेचना हुआ, रुई बेचना हुआ, कोई पैसा जमा करना हुआ, तो प्रत्येक भागीदार का ये कर्तव्य है कि तत्परता पूर्वक कार्य करे। तत्परता पूर्वक का मतलब ये हुआ कि उपेक्षा न बरते, यानी कि आपका सावधानी बरते। जैसे कि हमने केस भी बताया था, रुई वाला केस इसमें आता है, क्रेग बनाम फोर्ड का। भाई याद रखना है 12 के खंड ख पर जो केस है कल लिखवाया गया था, क्रेग वर्सेज फोर्ड का। इसमें भागीदारी ने भागीदारों ने एक भागीदार को कहा कि ये रुई है फर्म की और इसे आज ही बेच दो। तो भागीदार ने क्या काम किया कि 5-6 दिन उपेक्षा बरतता रहा, यानी कि निष्क्रिय रहा। 6 दिन बाद बेचने गया तो रुई का दाम अब कम हो गया था। मान लीजिए अगर 1 किलो पर 10 रुपया कम हो जाए तो क्या भागीदार ने तत्परता बरती की उपेक्षा बरती, तो उपेक्षा बरती तो कानून ये कहता है कि तुम्हारी उपेक्षा के कारण फर्म को पर किलो 10 रुपये का नुकसान हो गया है, अतः तुम फर्म को पर किलो 10 रुपया के हिसाब से भरपाई करो, क्योंकि ये नुकसान तुम्हारा ही नहीं सभी भागीदारों का है। तो भाई फर्म को ये कितने प्रति किलो के हिसाब से भरपाई करेंगे, आपका 1 किलो माने 10 रुपया पर केजी के हिसाब से। अगला देखिए आपका सी हम बता रहे थे, सी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जो आपका पढ़ना है, आपका यहाँ जो मतभेद या विवाद उत्पन्न होगा, देखिए आपका सी खंड में केस जो पूछा जाता है, यहाँ सिद्धांत भी पूछा जाता है। उस सिद्धांत विलिसाइट बनाम डेनियल, पहले के देखिए ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिहार वार में पूछा जा चुका है भाई। विलिसाइट 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 वर्सेज डेनियल। देखिए आपका जो भागीदारों के बीच डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकता है, मतभेद हो सकता है, यानी कि उनके विचार अलग हो सकते हैं, तो कुछ मतभेदों का निस्तारण या कुछ मतभेदों का को सॉल्व जो किया जाएगा वह साधारण बहुमत से, यानी कि सामान्य बहुमत से, और कुछ मतभेद जो आपका सॉल्व किए जाएंगे वो सर्वसम्मति से। अब यहाँ आपका ये पूछा जाता है साधारण बहुमत, तो क्वेश्चन जो बनता है आपका कि बहुमत का सिद्धांत सर्वप्रथम किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो वह केस याद रखना है। आपका कह सकते हैं
कि विलिसाइट बनाम डेनियल का, यानी कि विलिसाइट बनाम डेनियल के बाद में बहुमत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और नेचुरल जस्टिस का भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यानी कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। तो इसमें है क्या, आपका पहले विवाद देखिए, भागीदारी जब चल रही है तो उसमें दो तरह के विवाद हो सकते हैं, एक सामान्य विवाद और एक महत्वपूर्ण विवाद। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर जनरल डिस्प्यूट है, सामान्य बातों के बारे में विवाद है, तो उसका निस्तारण या उस विवाद का निपटारा सर्वसम्मत से न करके बहुमत से किया जाएगा। यानी कि अगर 5 भागीदार हैं तो बहुमत यानी कि 3 भागीदार अगर रजामंद हो जाते हैं तो कैसे विवादों का निपटारा हो जाएगा, सामान्य। लेकिन जो महत्वपूर्ण विवाद हैं, सब्सटेंसिव आपका डिस्प्यूट है, सारवान कह सकते हैं विवाद है, उस विवाद का निपटारा बहुमत से न होकर सर्वसम्मत से होगा। यानी कि वह विवाद तभी सलटेगा जबकि सभी भागीदार उस बारे में क्या हो, सहमत हो, यानी कि सभी सहमत हो। तो आपका फिर याद रखिए, बहुमत का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया, वहीं और कहाँ ये समाहित है। तो किन विवादों का निस्तारण सर्वसम्मत से किया जाएगा, जो सारवान विवाद हैं, महत्वपूर्ण विवाद हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, और किन विवादों का निस्तारण बहुमत या मेजॉरिटी के आधार पर किया जाएगा, जो साधारण विवाद है। लेकिन जब बहुमत के आधार पर विवाद का निपटारा हो रहा है तो सभी भागीदारों को अपनी बात कहने का हक होगा, भले उनकी बात मानी न जाए। जैसे 5 भागीदार हैं, 3 एक एक पक्ष में है, 2 विरोध में है, तो ठीक है, बहुमत का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन जो विरोध में है उनकी भी बातें सुनी जाए, यानी कि उनको भी अपना पक्ष रखने का क्या होगा, हकदार माने हक होगा। इसी को हम कहते हैं आडी अल्ट्रम पर्टम, या दूसरे पक्षकार को भी सुनो। आपका प्रशासनिक विधि में पढ़ाया भी जाएगा और काफ़ी लंबा प्रशासनिक विधि में ये सिद्धांत चलेगा कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो, यानी कि न्यायाधीश एक पक्षकार को सुनकर फैसला न दे, दूसरे पक्षकार को भी सुने, भले फैसला उसके पक्ष में न दे। तो उसी प्रकार अगर 5 भागीदार हैं, 3 एक राय के हैं किसी सामान्य विवाद पर, महत्वपूर्ण नहीं, कैसा विवाद, अभी हम बताएंगे विवादों को भी 1-2 लाइन। और अगर 3 पक्ष में है, 2 विरोध में, तो विलिसाइट के केस में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया और कहा गया कि सभी प्राकृतिक न्याय का पालन करना अनिवार्य है, भले उन यानी कि उनकी भी बातें एक बार क्या किया जाए, सुना जाए। भले आप लोग बहुमत में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी बातें तो क्या करिए आप, अब यह है कि उनको बोलने का मौका ही न दिया जाए। अगला देखिए, इसमें आपका बैरेक्ट शुरू किया जाए तब और आपका बताया जाए। देखिए बैरेक्ट की भाषा भाई, कारोबार से संसक्त, नए लोगों को ना आए तो संसक्त माने संबंधित, कोलिटरल या जुड़े हुए, कारोबार से संसक्त मामूली बातों के बारे में, मामूली बातें न आए तो लिख लीजिए सामान्य बातें, यानी कि जो बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं, यानी कि साधारण बातें, कारोबार से संबंधित साधारण बातों के बारे में उद्भूत मतलब उत्पन्न हुआ, क्रिएट, किसी भी मतभेद का, मतभेद बताया गया कि मतभेद कब उत्पन्न होगा, एक पक्षकार कथन करता है और दूसरा उसका विरोध, यानी कि एक डिमांड करे और दूसरा डिनाई,
एक कहे कि ये सही, दूसरा कहे कि ये क्या है, गलत। तो मतभेद का विनिश्चय, विनिश्चय मतलब उस पर आपका निर्णय भागीदारों के बहुमत से किया जा सकेगा और हर भागीदार को इससे पहले कि मामले का विनिश्चय बहुमत से हो अपनी राय यानी कि अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा। तो बता ही दिया गया है कि सामान्य बातों के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया तो उसका फैसला मेजॉरिटी से होगा, लेकिन मेजॉरिटी का फैसला आने के पहले सभी भागीदारों को क्या किया जाएगा, सुनवाई का मौका, अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। केस याद रखिए, कई बार पूछा है, विलिसाइट बनाम डेनियल के केस में बहुमत का सिद्धांत या मेजॉरिटी प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी प्रतिपादित की गई। अगला शब्द देखिए इसमें, किंतु कारोबार की प्रकृति में कोई भी तब्दीली सब भागीदारों की सम्मति के बिना नहीं की जा सकती। यानी कि अगर आप कारोबार या बिजनेस के नेचर में परिवर्तन करते हैं, नेचर का यहाँ मतलब ये हुआ कि कारोबार से संबंधित आपका सारवान विवाद, यानी कि चाय की दुकान चल रही थी, अब ये हो रहा है कि भाई हम लोग चाय की दुकान बंद करेंगे, अब समोसा बेचेंगे, चाय बंद क्या बेचा जाएगा, अब चाय बंद पकौड़ा बेचा जाएगा। तो ये कारोबार चेंज इसमें हो रहा है। तो कारोबार अगर चेंज करना है तो ये मामूली बातें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी बातें मानी गई हैं सारवान, यानी कि इसका मतलब कि इससे भागीदारी की प्रकृति में क्या हो रहा है, बदलाव। तो ऐसे विवाद का निस्तारण कि क्या चाय छोड़कर पकौड़ा बेचा जाए, ऐसे विवाद का निस्तारण बहुमत से न होकर कैसे होगा, सर्वसम्मत। यानी कि अगर 5 लोग भागीदारी में चाय बेच रहे हैं तो जब तक कि पांचों रजामंद न हो जाए चाय के बदले पकौड़ा नहीं बेचा जा सकता। ये दिमाग में बैठा लीजिए। यानी कि आपका कोई भी कारोबार हो सकता है, ये तो उदाहरण के लिए चाय पकौड़ा क्योंकि प्रसिद्ध है तो समझाने के लिए बताया जा रहा है। अगला देखिए इसमें आपका, अब ये समस्या है कि कौन से ऐसे विवाद हैं जो महत्वपूर्ण हैं, सारवान हैं, सब्सटेंसिव हैं, या जो भागीदारी के नेचर पर प्रभाव डालते हैं। तो वे जो आपका कह सकते हैं कि जो विवाद हैं या जो बातें हैं, वह पहला हो गया नया कारोबार प्रारंभ करना, यानी कि चाय के साथ साथ हम क्या करेंगे, पकौड़ा भी बेचेंगे या दाल चीनी भी बेचेंगे। तो ये नया कारोबार क्या करना है, तो बताइए बहुमत से होगा कि सर्वसम्मत से ही। हाँ, अब आइए, इसके बाद नए भागीदार को प्रवेश देना है, यानी कि पहले से 3 व्यक्ति चाय बेच रहे हैं, एक और पार्टनर को वह जोड़ना चाहते हैं या 2 पार्टनर को, यानी कि नए भागीदारों का प्रवेश कराना है। तो ये सारवान विवाद होगा और इस विवाद नए अगर भागीदार को जोड़ना है तो जो पहले से भागीदार सभी भागीदार हैं उनके बहुमत से नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि सर्वसम्मत राय से। इसके बाद आपका मान लीजिए कि कोई माइनर है, यानी कि 18 वर्ष से कम का बालक है, वह भागीदार हो नहीं सकता, लेकिन भागीदार चाह रहे हैं कि जो भागीदारी में लाभ उत्पन्न हो इसका कुछ अंश इसे भी मिले। तो बताइए ये कुछ अंश इसे भी मिले, तो ये सामान्य विवाद नहीं है, सामान्य बात नहीं है, बल्कि ये भी सारवान बात होगी और इसका निर्धारण बहुमत से नहीं सर्वसम्मत से, यानी कि सभी भागीदारों की सर्वसम्मति राय से कोई अवयस्क भागीदारी के लाभ में अंश पा सकता है। तो ये जो हम 3 बातें बताए कि बिजनेस का बदल दीजिए,
नए भागीदार का प्रवेश और आपका किसी माइनर को लाभ में हिस्सा देना है, इन सब का निर्धारण सर्वसम्मत से होगा। यानी कि 5 भागीदार हैं, तो जब तक कि पांचों रजामंद न हो जाएं, ये कार्य नहीं हो सकता। भाई याद रखिएगा, इस यहाँ से आपका क्वेश्चन निश्चित बनता है, चांस रहता है आपका धारा 12 के क्लाज सी से। अब आइए डी देखा जाए। डी आपका ये है कि हर भागी, हाँ, फर्म के कारोबार को बदलना भी आता है। भाई देखिए, आपका नया कारोबार, फर्म के कारोबार को बदलना, मैं उदाहरण बताया था कि अब चाय हम लोग नहीं बेचेंगे बल्कि चावल दाल आटा बेचेंगे, तो ये फर्म का कारोबार ही क्या करिए, चेंज कर दीजिए। या नया कारोबार का मतलब ये हुआ कि चाय तो बेचा ही जा रहा था, इसी के साथ और एक दो क्या किया जाए, काम किया जाए, तो ये नया हो जाएगा। अगला देखिए आपका डी खंड, हर भागीदार को फर्म की बहियों में किसी भी बही तक पहुंचकर और उनका निरीक्षण करने और उनकी नकल लेने का अधिकार होगा। यानी कि प्रत्येक भागीदार को यह अधिकार होगा कि वह भागी फर्म के सभी आपका कागज पत्रों का निरीक्षण कर सके, देख सके और उनकी नकल ले सके। यानी कि फोटो स्टेट कॉपी क्या करे, ले सके, या मोबाइल से फोटो खींच सके। यानी कि जो हिसाब किताब की कॉपी है वो सभी चेक कर सकते हैं भागीदार की, केवल कुछ भागीदार, सभी। बस एक लाइन में देख सकते हैं कि नहीं, सभी देख सकते हैं, नकल ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। अब आ जाइए धारा 12 के बाद धारा 13। धारा 13 में देखिए आपका पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य। धारा 13 भी आपका महत्वपूर्ण है। यानी कि भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख धारा 13 में भी किया गया है। और 13 में आपका एक दो केस भी याद करना पड़ेगा। देखिए कह करके आपका भागीदारों के बीच की संविदा के अध्ययन यह है कि, तो पहला नियम फिर याद रखिए कि जो धारा 13 में हम बातें बताएंगे वह कॉन्ट्रैक्ट द्वारा विफल की जा सकती है। यानी कि जब कोई संविदा न हो तब धारा 13, और संविदा अगर इस धारा के विपरीत हो तो बताइए धारा 13 लागू होगी कि संविदा। संविदा फिर एक दिमाग में बैठाए रहिए, जैसे ये शब्द आए इसका मतलब कि संविदा कानून पर क्या करेगी, प्रिवेल करेगी, अभिभावी होगी। तो देखिए कह करके आपका क्या क्या पारस्परिक अधिकार दायित्व हैं। भागीदार कारोबार के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक यानी कि पैसा पाने का हकदार नहीं होगा। तो चाय की दुकान पर ही चला जाए, सबसे अच्छा है। आपका ए, बी और सी, ये तीनों ने भागीदारी की और हुआ कि कारोबार हम कौन करेंगे, चाय बेचने का। अब आइए, ये हुआ कि ए दुकान पर दिन भर बैठेगा और चाय बेचेगा, लेकिन ये जो कारोबार ए करेगा केवल अपने लिए नहीं बल्कि बी और सी के लिए। अब समस्या ये है कि क्या ये आपका कारोबार चला रहा है, तो क्या वह पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा कि नहीं, नहीं होगा। यानी कि आप ये कहेंगे कि भाई बी और सी तो कोई कार्य ही नहीं कर रहे हैं, मात्र भागीदार होने के नाते चाय बेचने में जो लाभ उत्पन्न हो रहा है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और काम कौन कर रहा है वास्तव में, ए। तो ए भाई भागीदारी का नेचर ही यही है कि एक काम करेगा तो सबके लिए, एक लाभ कमाएगा तो सबके लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य न करे। क्योंकि भागीदारी आपका सामूहिकता की बात करती है, एक दूसरे पर विश्वास की बात करती है। यानी कि पहला नियम ये आया कि अगर ए चाय बेच रहा है, कारोबार चला रहा है,
तो क्या उस कारोबार को चलाने के एवज में वह कुछ पैसा पाने का हकदार होगा कि नहीं? तो सामान्यतः नहीं होगा। भाई याद रखे, होगा कि नहीं? अब इसका विपरीत बात भी देखनी है कि यह दिन भर चाय बेच रहा है, तो कब ये कुछ पैसा पारिश्रमिक पाने का भी हकदार होगा? तो जब तीनों भागीदारों ने मिलकर ये करार किया हो कि ये बैठकर चाय बेचेगा और इसे पारिश्रमिक पर डे अलग से भागीदारी में से ही 500 रुपया दिया जाएगा। यानी कि अगर भागीदारों ने करार कर लिया है तो ऐसी कंडीशन में मैं बता दूं, आपका एक को पारिश्रमिक मिलेगा और करार नहीं किया है तो कोई पारिश्रमिक नहीं। दूसरा देखिए, भागीदार उपार्जित लाभ में समानतः अंश पाने के हकदार हैं और फर्म को हुई हानियों में समानतः अभिदाय करेंगे। यानी कि इसका मतलब कि जितना तुम लाभ, तीन चार बातें देखिए, आपका कह सकते हैं कि पहला नियम ये देखिए कि जो चाय बेचने में, अब यही चाय पर ही चलते रहिए, चाय बेचने में जो पैसा आएगा, यानी कि इस खर्चा उर्चा काट के जो पैसा बचेगा जिसे हम लाभ कहते हैं, बेनिफिट, अब उस लाभ में हिस्सा भागीदार हिस्सा भी लाभ में पाएंगे आपका, और हानि में भी अपना अंशदान करेंगे, और हिस्सा जो पाएंगे वह बराबर बराबर होगा। यानी कि सामान्य नियम यह निकला कि जो लाभ में हिस्सा पाएंगे वह बराबर होगा, और हानि में भी उनको कह सकते हैं कि हानि भी सहन करना पड़ेगा, हानियों में भी वह अभिदाय करेंगे, वह भी बराबर बराबर होगा। अब दूसरा नियम आइए, पक्षकार। अब आइए, मान लीजिए ये हुआ है करार, एक दो उदाहरण देखिए। 5 भागीदार थे और पांचों भागीदारों में ये करार हुआ कि पांचों भागीदार बराबर बराबर, यानी कि 20-20% लाभ पाएंगे, और हानि होगी तो क्या होगा, इस बारे में कहीं कुछ करार में लिखा ही नहीं गया है। तो दिमाग में स्थिर कर लीजिएगा, जो भागीदार जितना लाभ पा रहा है हानि में, वह उसी अनुपात में अभिदाय करेगा, यानी कि हानि सहेगा। तो प्रत्येक भागीदार इस उदाहरण में कितना परसेंट पा रहे हैं? 20%। तो अगर कहीं कुछ लिखा न हो तो कितना परसेंट हानि में माने बटवा हानि भी देंगे? 20%। तीसरा नियम देखिए, पक्षकार इन नियमों का, मैं फिर बता दूं, करार द्वारा विफल इन नियमों को कर सकते हैं। तो एक दो करार कराया जाए, 3 लोग चाय की दुकान खोले, अब ए ने कहा, अब आपस में ये लोग करार किए हैं, ए बी और सी ने करार में ये तय हुआ है कि आपका ए लाभ में 50% पाएगा और बी और सी केवल 25-25% पाएंगे। तो ये करार वैध होगा, और करार हुआ है तो करार के अनुसार ही लाभ में क्या किया जाएगा, अंश पाएंगे लोग। करार नहीं हुआ होता तब कैसे? बराबर। अगर कोई भागीदार चाहे तो यह करार कर सकता है अन्य भागीदारों से कि मैं लाभ में अंश पाऊंगा लेकिन हानि में अभिदाय नहीं करूंगा। यानी कि लाभ में मैं 50% पाऊंगा, लेकिन अगर नुकसान हो जाता है कारोबार में तो मैं 1 पैसा उसमें अदा नहीं करूंगा। तो बताइए ये करार वैध होगा कि शून्य होगा? वैध होगा। तो आपका यानी कि लाभ में अंश पाना आवश्यक है, हानि में संदाय करना नहीं। ये नियम 1860 में आया
और काक्स बनाम हिकमैन के वाद। इसके 1860 के पहले माना जाता था कि लाभ भी पाना आवश्यक है और हानि हुई है तो क्या करिए उसमें संदाय। लेकिन 1860 के बाद ये कंसेप्ट विफल हो गया। काक्स बनाम हिकमैन के बाद अब केवल लाभ में अंश पाने का करार हुआ है, हानि में हम एक पैसा नहीं देंगे। तब भी ये वैध माना जाएगा कि अवैध? वैध। अब अगला नियम आइए। यदि यदि भागीदार चाहें तो आपस में ये करार कर सकेंगे कि लाभ हम कोई भागीदार कर सकेगा कि लाभ हम अधिक पाएंगे लेकिन नुकसान में कम हम भरपाई करेंगे। जैसे उदाहरण कि 3 भागीदार हैं। ए ने कहा कि हम 50% लाभ लेंगे, बी और सी को 25-25% मिलेगा। लेकिन करार तीनों के बीच हुआ है कि अगर नुकसान हो गया तो ए 50% नहीं बल्कि केवल 30% के लिए दायी होगा और 70% नुकसान की भरपाई ये बी और सी करेंगे। तो ऐसी दशा में अगर ऐसा करार है तो करार वैध होगा, क्योंकि धारा 13 का नियम करार के क्या है? अधीन। तो करार प्रिवेल करेगा। नहीं करार है तो याद रखिए लाभ में भी समान अंश और हानि में भी क्या करना पड़ेगा? समान। और करार है तो इन नियमों को क्या किया जा सकता है? विफल। इस पर जो केस आया आपका क्रेग बनाम फोर्ड का केस है। क्रेग वर्सेज फोर्ड का केस है। ये लिखवा गया था ना भाई? नहीं, ये आपका यहाँ तो रुई वाला है। देखिए आपका ये केस ना लिखिए भाई, ये रुई वाला है। दूसरा वही काक्स बनाम हिकमैन का ही है, यानी कि जो लीडिंग केस है इस पर काक्स बनाम हिकमैन का ही। तो पीछे लिखवा ही दिया गया है कई बार। क्रेग वाला ना लिखेगा, वो रुई वाला केस है जहाँ तत्परता पर आधारित है। अगला देखिए इसमें नियम सी देखा जाए। जहाँ की कोई भागीदार अपनी लगाई गई पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार है, वहाँ ऐसा ब्याज केवल लाभों में से ही संदाय होगा, मूल पूंजी में से नहीं। अब आइए देखा जाए। अगर भागीदार चाहें तो ये करार कर सकते हैं कि कोई भागीदार जो पैसा भागीदारी में लगाया है कारोबार में, वह उस पैसे पर इंटरेस्ट या ब्याज भी पाएगा। अब समस्या ये है कि जो ब्याज अदा किया जाएगा वह भागीदारी की जो फर्म की माने भागीदारी की जो मूल संपत्ति है उससे ब्याज दिया जाएगा कि जो कारोबार करने में लाभ उत्पन्न होगा उससे। तो बेरेट की भाषा कवर करिए। मूल संपत्ति से ब्याज अदा किया जाएगा कि लाभ से? लाभ से। मूल संपत्ति से नहीं। लेकिन फिर एक बार याद रखिए ये नियम करार के अधीन है। आपस में भागीदार करार कर सकेंगे कि मूल संपत्ति से ही हमें क्या दिया जाए? ब्याज। तो ये करार वैध होगा। और अगर कहीं एग्रीमेंट नहीं है तो फिर एक बार याद रखिए जो लाभ दिया जाए ब्याज दिया जाएगा वह किससे केवल दिया जाएगा? लाभ से, मूल संपत्ति से नहीं। अगला देखिए आपका डी देखिए। कोई भी भागीदार जो ऐसी पूंजी के अतिरिक्त जिसे लगाने का करार उसने उस कारोबार के प्रयोजन के लिए किया है कोई संदाय या अभिदाय करता है, उस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पाने का हकदार है। तो आइए फिर अलग से भी पैसा लगवाइए। मान लीजिए आपका 500 रुपया ए लगाया, 500 रुपया बी लगाया और 500 रुपया सी। और आपका चाय भागीदारी का निर्माण हुआ, चाय की दुकान भी खुल गई। लेकिन ये हुआ कि और पैसे की आवश्यकता है, तो और पैसे की आवश्यकता है तो ए ने कहा
कि हम अलग से 500 रुपया फर्म को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन ये जो 500 रुपया है इस पर हम क्या लेंगे फर्म से, ब्याज। तो बताइए ब्याज की दर ये कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकती है वार्षिक। ठीक है? ये फर्म की संपत्ति नहीं है, माने फर्म का ये हिस्सा नहीं है, अलग से क्या किया है, फर्म को पैसा लगाया है, उस पर कितना प्रतिशत पा सकता है, 6%। लेकिन ये नियम भी पक्षकारों के करार के अधीन है। करार न हो तब ये, अगर करार हो तो आपका 3% भी पा सकता है, 8% भी पा सकता है, या करार कर ले कि हम पैसा लगा रहे हैं, हमें कोई ब्याज न दिया जाए। भाई अब करार ही करना है तो चाहे अधिकार छोड़ो या अधिकार, लेकिन नहीं कोई करार है तो कितना प्रतिशत, वर्ष में 6%। अगला देखिए आपका ई, भागीदार द्वारा निम्नलिखित में किए गए संदायों या उपगत दायित्वों की बाबत फर्म उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। यानी कि अब फर्म द्वारा क्षतिपूर्ति कराइए। देखिए आपका, अगर ए बी और सी तीनों चाय का कारोबार करते हैं और ए चाय की दुकान चलाता है और ए को कुछ नुकसान हो गया, तो ऐसी दशा में जो फर्म है, यानी कि ये तीनों मिलकर जो फर्म है, ये फर्म इस नुकसान की क्या करेगी, भरपाई। लेकिन यह नियम भी करार के क्या है, अधीन। देखिए आपका, उस कारोबार का मामूली मामूली और उचित संचालन। यानी कि अगर कोई भागीदार आपका कारोबार का मामूली तरीके से उचित संचालन कर रहा था, यानी कि जिस प्रकार वह कारोबार जितनी सतर्कता से चलाना चाहिए था उतनी सतर्कता से वह कारोबार चलाया, लेकिन समस्या आ गई कि उसमें उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ क्या पहुंच गया, नुकसान। तो अगर फर्म का कार्य एक कर रहा है और उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ नुकसान पहुंच गया है और वह पूरी सतर्कता और क्या बरता है कार्य करने में, सावधानी, तो भाई फर्म की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके नुकसान की वह क्या करे, फर्म भरपाई। अगला देखिए, हानि से फर्म की संरक्षा करने के प्रयोजन से आपात में ऐसा कार्य करना जैसे मामूली प्रज्ञा वाले व्यक्ति द्वारा अपने मामले में वैसी परिस्थितियों में किया जाता। यानी कि अगर कोई पार्टनर है और इमरजेंसी आ गई, आपात आ गया, तो आपात में अगर वह अपने विवेक से कार्य किया है, और विवेक का प्रयोग कैसे किया है, विवेक का प्रयोग का मतलब कि एक प्रूडेंट मैन या एक सामान्य मैन या एक आम आदमी या एक बुद्धिमान आदमी, भाई प्रज्ञावान मतलब क्या, प्रूडेंट मैन, यानी कि मूर्ख महामूर्ख नहीं, नासमझ नहीं, एक समझदार आदमी उस कंडीशन में क्या कर सकता था। तो अगर किसी पार्टनर ने आपात में वह कार्य कारोबार में किया है और उसे कुछ नुकसान हो गया व्यक्तिगत रूप से, तो फर्म की जिम्मेदारी है कि वह उस नुकसान की क्या करे, पूर्ति करे, भरपाई करे। अगला देखिए आपका, उदाहरण दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं तो इसको बताया जाता अलग उदाहरण। देखिए अब बीच में अगर आता है तो हम उदाहरण बता देंगे। अगला देखिए लास्ट, भागीदार उस हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारोबार के संचालन में जानबूझकर उसके द्वारा की गई उपेक्षा से फर्म को कारित हुई है। इस पर आपका रूई वाला केस जोड़ सकते हैं आपका कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर किसी भागीदार ने अपने कर्तव्य के पालन में उपेक्षा बरती हो, यानी कि सतर्कता और सावधानी न बरती हो, तत्परता से कार्य न किया और उसके कारण फर्म को नुकसान हो जाता है, तो उस भागीदार का कर्तव्य है कि वह नुकसान फर्म को दे
जैसे रुई वाला उदाहरण सबसे अच्छा है। हुआ कि आज ही जाकर रुई बेच दो। एक भागीदार को 10 दिन तक रुई रखा रहा घर में, 11वें दिन जाकर बेचा और 11वें दिन आपका कह सकते हैं रुई का दाम क्या हुआ, डाउन हो गया। मान लीजिए 1 किलो पर 10 रुपया। तो भाई तुम्हारी उपेक्षा के कारण फर्म को पर किलो 10 रुपया क्या हुआ, तो तुम भागीदार हो तो फर्म को ये क्या करो, पूर्ति करो, यानी कि फर्म को ये पैसा क्या करो, भरपाई। इसमें आपका जो रुई वाला केस था इसमें सेट कर सकते हैं। आइए धारा 14 से भी लगातार क्वेश्चन बनता है। ये आपका नेट में भी जो लोग जो आपका नेट की तैयारी करते हैं एलएलएम करके, वहाँ भी लगातार धारा 14 से क्वेश्चन बन रहा है। धारा 14 में है फर्म की संपत्ति। देखिए यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। अब ये है कि जैसे कि आपका होता है कि आपकी संपत्ति, आपके बाप दादा की संपत्ति, आपकी पत्नी की संपत्ति स्त्री धन, आपके पिता की संपत्ति, तो उसी प्रकार जो ये 3 लोग आपका चाय बेचने का कारोबार किए हैं, तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि फर्म की संपत्ति किसे कहा जाएगा। तो फर्म की संपत्ति के बारे में जो नियम है, यानी कि फर्म की संपत्ति के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह 14 में किया गया है। भाई 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। अभी आपका ये भागीदारी अधिनियम ही चलेगा 45 मिनट और उसके बाद आपका सीपीसी चलेगी। देखिए आपका ये धारा 14 हम पढ़ा रहे थे और सेक्शन 14 में है आपका ये फर्म की संपत्ति, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। यानी कि फिर एक बार इसको उदाहरण से पहले देखा जाए और तब आपका देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका बिहार में भी कई बार रिपीट किया है कि फर्म की संपत्ति के बारे में प्रावधान किस सेक्शन में दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 14 में। फिर जो क्वेश्चन आपका बना है, बैठिए, ये तो पहले तो सेक्शन आपको याद रखना है कि फर्म की संपत्ति के बारे में प्रावधान किस सेक्शन में है, तो आपका 14 में। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बना है नेट में कि क्या जो गुडविल हो, पहले क्वेश्चन निकाल लिया जाए तब आपका उसको समझाया जाए। जो गुडविल होती है क्या ये फर्म की संपत्ति है कि नहीं। गुडविल मतलब क्रेडिट, क्रेडिट मतलब साख, साख मतलब सुनाम, सुनाम कहा जाता है। सुनाम माने अच्छा नाम। जैसे हम एक आपका उदाहरण बताए थे कि मान लीजिए मैकडोनाल्ड कंपनी है और वह अपना नाम बेच रही हैं और ये कह रही है होटलों से कि आप हमारा नहीं कल कल मिल पाएगा, कल ले लेना, वही है घर पे। देखिए आपका अगर मैकडोनाल्ड कंपनी है और दूसरे होटलों से कहती हैं कि आप हमारे नाम का प्रयोग करिए और कुछ लाभ में अंश दीजिए या कुछ पैसा हमें दीजिएगा, तो ये गुडविल कहलाती है, अच्छा नाम। और आपका अब समस्या ये आती है कि जो गुडविल है क्या वह फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी कि नहीं। ये आपका नेट में बना है, ये भी मानी जाती है। कॉपीराइट हो गया, आपका ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, व्यापार चिन्ह यानी कि कॉपीराइट यानी कि पेटेंट हो गया कि हम पेटेंट करा लिए हैं, दूसरा इस नाम का यूज नहीं करेगा, ये भी फर्म की संपत्ति मानी जाएगी। तो नेट में गुडविल का बना है। दूसरा ये उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आपका फर्म की संपत्ति नहीं मानी जाएगी।
ये क्वेश्चन बनता है। फिर दो कम से कम केस याद रखना पड़ेगा कि अब अगला, अभी हम केस बताएंगे आपका बैरेक तोड़ा जाए तब। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बना है आपका कि फर्म की संपत्ति जो होती है, आपका जो गुडविल होता है, इसी पर ज़्यादा बना है, वह मूर्त संपत्ति होती है कि अमूर्त संपत्ति। तो देखिए जो ख्याति होती है या जो सुनाम होता है दिखाई नहीं देता, यानी कि न तो आप देख सकते हैं आँख से, माने इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं है। जो शरीर में पांच इंद्रियां हैं, इनके द्वारा चूंकि बोधगम्य नहीं है, तो इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी माना जाएगा, अमूर्त संपत्ति मानी जाएगी। ये भी नेट की परीक्षा में आ चुका है, सतर्क रहना है क्वेश्चनों से। अब आइए पहले फर्म की संपत्ति का बैरेक्ट देखा जाए। भागीदारों के धारा 14 बैरेक्ट पहले देखिए। भागीदारों के बीच की संविदा के अध्ययन यह है कि फर्म की संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आती है, यानी कि पहला ही लाइन ये बताता है कि भले ही फर्म की संपत्ति के बारे में प्रावधान 14 में किया गया हो, लेकिन यह प्रावधान पक्षकारों के बीच करार के अधीन है। इसका मतलब ये हुआ कि भागीदार यदि चाहें तो आपस में ये करार कर सकते हैं कि जिन संपत्तियों का वर्णन धारा 14 में किया गया है वह फर्म की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अगर ऐसा करार किया जाता है तो वह करार सही होगा, वैध होगा, वैलिड होगा, प्रवर्तनीय होगा, यानी कि सही माना जाएगा। और अगर भागीदारों के बीच कोई विपरीत करार न हो तो धारा 14 में जितनी प्रॉपर्टी दी गई है वह प्रॉपर्टी आपका फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, यानी कि यह भी धारा करार के क्या है, अधीन है। तो कौन कौन सी संपत्तियां फर्म की संपत्ति मानी जाएगी, देखिए बैरेक्ट। फर्म के स्टॉक में मूलतः लाई गई या फर्म द्वारा या फर्म के लिए या फर्म के कारोबार के उद्देश्य और अनुक्रम में क्रय द्वारा लाई गई, यानी कि अब एक उदाहरण बना लिया जाए। ए, बी तथा सी ये चाय की दुकान खोलते हैं और आपका ए 500 रुपया लगाता है, बी भी 500 और सी भी 500। तो जब ये 1500 रुपया तीनों मिलाकर और भागीदारी का निर्माण किए और फर्म मने का निर्माण किए और कारोबार चाय का शुरू कर दिए, तो ये मूल प्रॉपर्टी हो गई कितना, 1500। तो क्या ये जो 1500 की रकम है, पहला नियम फर्म की संपत्ति मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आ जाइए चाय की दुकान खरीद चलाने के लिए आपका कुछ संपत्तियों को क्रय किया गया बाद में, जब फर्म आपका बाद में यानी कि आपका बर्तन क्रय किया गया और केतली क्रय की गई, तमाम चीज़ें। तो जो फर्म के लिए या फर्म को चलाने के लिए जो चल या अचल संपत्तियां कर क्रय की गई हैं, खरीदी गई हैं, अब ये समस्या आती है कि क्या वह संपत्ति फर्म की संपत्ति हो गई कि केवल एक भागीदार की संपत्ति है, तो वह भी संपत्ति किसकी मानी जाएगी, अब फर्म की। जैसे केतली उतली, यानी कि जो संपत्ति फर्म के उद्देश्य के लिए या फर्म द्वारा क्या की गई है, खरीदी गई है, यानी कि आपका क्रय की गई है, आपका वे सभी संपत्तियां जब तक विपरीत करार न हो किसकी संपत्ति मानी जाएगी, फर्म की। या अन्यथा अर्जित, अन्यथा शब्द देखिए, अन्यथा अर्जित सब संपत्तियां अगला शब्द है। अन्यथा एक आपका कह सकते हैं कि ऐसा शब्द है
जिसमें तमाम बातें समाहित हैं। जैसे कि आपका फर्म को किसी ने दान दे दिया, तो मान लीजिए 3 चाय की दुकान खोलते हैं और उनके पास गैस चूल्हा ही नहीं है या सिलेंडर नहीं है, तो एक थर्ड पर्सन ने सिलेंडर और चूल्हा फर्म के भागीदारों को हिबा कर दिया, यानी कि गिफ्ट कर दिया, यानी कि उपहार में दे दिया, यानी कि बिना पैसा लिए हुए दे दिया। तो बताइए, क्रय किया गया कि मिल गया उपहार में? तो ये जो उपहार में फर्म को प्रॉपर्टी मिली है, ये क्रय नहीं की गई है, फ्री में मिली है। फर्म ने एक पैसा भले न लगाया हो। तो अन्यथा का मतलब ही यही हुआ कि मूल प्रॉपर्टी जो थी और जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी फर्म द्वारा या फर्म के उद्देश्य के लिए, उन प्रॉपर्टियों के अलावा जो चल या अचल संपत्तियां फर्म को प्राप्त हुई है, चाहे किसी भी तरीके से प्राप्त हुई है, वे सभी संपत्तियां भी फर्म की संपत्ति मानी जाएगी। यानी कि दो के अलावा और संपत्तियां, पहले मूल संपत्ति, दूसरा क्रय की गई संपत्ति, और तीसरा शब्द क्या है? अन्यथा। अन्यथा शब्द आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और तमाम धाराओं में आप देखेंगे, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, तमाम धाराओं में ये अदरवाइज शब्द आपका कह सकते हैं कि मिलता है। एक उदाहरण जो बिहार आपका एपीओ प्री में बना था, हम संविधान से एक उदाहरण देते हैं। वैसे उदाहरण भाई आपका तमाम है, उतना कोरिलेट करना संभव नहीं है, क्योंकि एविडेंस में भी है, सीआरपीसी में भी, आईपीसी में भी अन्यथा शब्द है। लेकिन एक उदाहरण कहाँ से दिया जाए? अच्छा, जो बना है क्वेश्चन, संविधान से। संविधान का अनुच्छेद 356 पर गौर करिए, 356। राष्ट्रपति किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगाता है, तो ऐसी दशा में बिहार ने पूछा कि किसकी रिपोर्ट पर लगाता है? राज्यपाल की, कि सुप्रीम कोर्ट की, कि आपका कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की, कि आपका मंत्रिपरिषद की रिपोर्ट पर? तो कौन रिपोर्ट राष्ट्रपति को करता है? राज्यपाल। लेकिन एक शब्द आपका अभी बचा है कि जब भारत, पूरा वाक्य देखिए, एक लाइन 356 आर्टिकल में, जब भारत के राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए, या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर विश्वास हो जाए या अन्यथा। अन्यथा शब्द इसलिए रखा गया कि अगर किसी राज्य का गवर्नर और मुख्यमंत्री साठगांठ कर ले और वहाँ की जो मंत्रिपरिषद या सरकार है संविधान के अनुसार न चलाई जाए और राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट ही न भेजे, तो अन्यथा का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल की रिपोर्ट के अलावा किसी भी तरीके से, अन्यथा मतलब हुआ अन्य तरीके, किसी भी तरीके से अगर भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को ये बिलीव हो जाए कि किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वह फेल हो गया है, यानी कि सरकार संविधान के अनुसार चलाई, तो अन्यथा का मतलब किसी की, माने अन्यथा मतलब केवल राज्यपाल नहीं, किसी की भी शिकायत पर, तो कोई भी किसी की भी शिकायत पर, तो अन्यथा शब्द काफी महत्वपूर्ण। तो यहाँ जो अन्यथा जो फर्म को संपत्ति मिली है, यानी कि किसी ने क्या दे दिया? उदाहरण अच्छा है, दान दे दिया कि लो तुम चूल्हा लो और सिलेंडर लो, फ्री में दे रहा हूँ, पैसा नहीं लूँगा, बस तुम लोग चाय का कारोबार क्या करो, चलाते रहो, ताकि कोचिंग के लोग जाकर क्या पिए? चाय। तो मौर्य जी हैं, नहीं नहीं तो दो चार उदाहरण चल ही जाता, लेकिन अब आ जाएंगे एक दो दिन में, तब उदाहरण उन पर चलाया जाएगा। तो भाई उदाहरण किसी के व्यक्तिगत अटैक करते हुए नहीं चलाया जाता, क्योंकि कई लोग कोचिंग से भाग चुके हैं और भागने भी वाले होंगे। तो भाई दिल पर उदाहरण न लीजिए,
उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि वो समझ में आए, ये नहीं कि अपने दिल पर दिमाग पर ले लीजिए कि हम तो पीबो चाय में जाते हैं तो सर उसी का उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, मैं बता दूं। वो उदाहरण कहेंगे तो चेंज कर दिया जाएगा। अगला देखिए आपका अन्यथा के बाद सब देखिए, अन्यथा अर्जित सब संपत्तियां और संपत्ति में के अधिकार और हित, यानी कि ऐसी जो फर्म की मूल संपत्ति, फर्म के उद्देश्य या फर्म द्वारा जो खरीदी गई थी या फर्म को अन्य तरीके से जो संपत्ति प्राप्त हुई, वह संपत्ति फर्म की संपत्ति, उस संपत्ति में के अधिकार और हित, यानी कि जो राइट है और जो इंटरेस्ट है, वह भी फर्म की संपत्ति ही माने जाए। यानी कि उस संपत्ति में के जो अधिकार हैं और जो उसमें इंटरेस्ट है, वह अधिकार और हित भी किसकी संपत्ति मानी जाएगी? फर्म की। अगला देखिए, और इसके अंतर्गत कारोबार का गुडविल भी आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जो गुडविल है या सुनाम है, क्या ये आपका फर्म की संपत्ति मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? अब आप कहेंगे कि गुडविल पर पहले आ जाए फिर एक बार, अभी उसके बाद आपका एक ट्रेडमार्क और एक पेटेंट या कॉपीराइट, चूंकि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट आपका यानी कि पेटेंट बेयर एक्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन सतर्क रहना है। जो व्यापार चिन्ह होता है कम भागी फर्म का, और जो फर्म का आपका माने रजिस्ट्रेशन होता है कि ये फर्म इस नाम से रजिस्टर्ड है, दूसरा आदमी इस नाम से कारोबार नहीं कर सकता, क्या ये फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तो अब 3 पर याद रखिए, भले बैरेक्ट में न लिखा हो, गुडविल, आपका ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये तीनों फर्म की क्या मानी जाएगी? संपत्ति। अब इस पर केस आपका गुडविल पर आइए। गुडविल एक अमूर्त संपत्ति है, फर्म की मूल्यवान संपत्ति मानी गई है। मूल्यवान है लेकिन दिखाई नहीं देती। आपका गुडविल का विक्रय हो सकता है, यानी कि फर्म चाहे तो गुडविल का क्या कर सकती है? विक्रय। और मैंने मैकडोनाल्ड का आपका एक उदाहरण बताया कि हमारे नाम का प्रयोग करिए और कुछ पैसा हमें क्या करिए? दीजिए, या तो लाभ में दीजिए या पहले ही दे दीजिए 1 लाख और हमारे नाम का आप क्या करिए? प्रयोग। इसी को गुडविल कहते हैं। अगला देखिए, इसमें आपका रॉबिन्स बनाम एराटन का केस है, जो गुडविल पर केस है, ये थोड़ा याद रखिएगा। रॉबिन्स रॉबिन्स वर्सेज एराटन, एराटन, रॉबिन्स वर्सेज एराटन के वाद में गुडविल को काफी आपका कह सकते हैं कि विस्तृत तौर पे बताया गया और फिर वही कहानी दोहराई गई कि यह एक अमूर्त संपत्ति है, महत्वपूर्ण संपत्ति है, मूल्यवान संपत्ति है, ये फर्म की संपत्ति है और फर्म की संपत्ति होने के कारण फर्म गुडविल का विक्रय कर सकती है कि नहीं कर सकती हैं। 4 बातें बताई गई। कौन सा केस है आपका? कह सकते हैं कि रॉबिन्स बनाम एराटन का। लेकिन ये जितने नियम बताए गए ये करार के क्या हैं? अधीन है, यानी कि अगर भागीदार चाहें तो करार करके आपका इनको विफल कर सकते हैं। अब आइए धारा 15 देखिए, फर्म की संपत्ति का उपयोजन। अब आप लोग बताइए, जो फर्म की संपत्ति है वह कोई भागीदार अपने प्रयोग के लिए यूज करेगा कि फर्म के प्रयोग के लिए? आप लोग बताइए। तो बस एक लाइन आप खुदे बता रहे हैं किसके प्रयोग के लिए?
व्यक्तिगत ले लेगा अपने कि फर्म के कारोबार में चलाएगा? बस एक लाइन देखिए, आप सही बता रहे हैं। भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन, यानी कि यह नियम भी संविदा के क्या है? अधीन। अधीन यह है कि फर्म की संपत्ति भागीदारों द्वारा अनन्यतः कारोबार के प्रयोजन के लिए धारित और उपयोजित की जाएगी। यानी कि गैस सिलेंडर, चूल्हा और केतली उतली है तो अपने घर रख कर खुद ही खाना न बनाने लगी है, ये चाय बेचने के लिए आई है, तो कारोबार में लगाई जाएगी कि आप व्यक्तिगत यूज करेंगे? कारोबार में लगाई जाएगी। व्यक्तिगत यूज को क्या किया गया है? प्रतिबंधित। अगला देखिए, 15 धारा हो गई 16, भागीदारों द्वारा उपार्जित वैयक्तिक लाभ। धारा 16 से भी क्वेश्चन बनता है और इसमें भी आपका थोड़ा सतर्क रहना है कि सेक्शन जो 16 से क्वेश्चन बनता है कि भागीदारों द्वारा उपार्जित व्यक्तिगत लाभ। अब दो खंड इसमें दिए गए हैं 16 में, दोनों खंडों पर एक एक केस याद रखना है और आपका हम केस भी बताएंगे। लेकिन पहले एक उदाहरण देखिए। अगर कोई भागीदार फर्म का कार्य कर रहा है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए फर्म का कारोबार चलाता है कि सभी के लाभ? तो अगर वह व्यक्तिगत लाभ कमा लिया फर्म के कार्य से, तो उसका कर्तव्य है कि वह फर्म को लाभ क्या करे? वापस कर दे। भाई, व्यक्तिगत लाभ के लिए फर्म सामूहिक रूप से चलती है। 3 लोग चाय की दुकान खोले हैं और एक कहे कि हम अपना व्यक्तिगत लाभ कमाएंगे पर्सनल, ये संभव नहीं है, क्योंकि वह कार्य कर रहा है तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए? तीनों के लिए। यही बात आपका धारा 16 में की गई है और जो वह व्यक्तिगत लाभ फर्म के कारोबार में पाएगा, उसका कर्तव्य होगा कि वह लाभ वह फर्म को क्या कर दे? वापस, क्योंकि उस पर अधिकार उसी का नहीं है बल्कि किसका है? सभी का। क्योंकि भागीदारी में सामूहिकता होती है। भले दो भागीदार घर बैठे हों लेकिन लाभ में क्या पाएंगे? अंश पाएंगे, उससे मतलब नहीं है। इसी को आपका अब बेयर एक्ट की भाषा और केस सहित देखिए। भागीदारों द्वारा उपार्जित यानी कि उत्पन्न व्यक्तिगत लाभ यानी कि पर्सनल प्रॉफिट। देखिए, भागीदारों के बीच की संविदा के अध्ययन यह है कि, यानी कि फिर नियम याद रखिए, धारा 16 भी एब्सोल्यूट रूल नहीं है। भागीदार चाहें तो धारा 16 को विफल कर सकते हैं, क्या करके? आपस में करार या संविदा। यानी कि अगर पक्षकार संविदा करते हैं आपस में कि फर्म में जो हम कारोबार करेंगे व्यक्तिगत लाभ के लिए करेंगे, उसमें जो पैसा आएगा हम फर्म को वापस नहीं करेंगे, हम ही लेंगे, तो ये करार वैध होगा। और करार नहीं है तब तो भाई जो लाभ उत्पन्न हुआ है उसे आप क्या करिए? वापस करिए। मतलब किसको वापस करिए? फर्म को, ताकि सभी भागीदारों को क्या हो? उसमें लाभ मिले। देखिए एक एक भाई, जो खंड ए है, दोनों खंड बेयर एक्ट पर ही केस लिख सकते हैं। आपका सबसे अच्छा रहता है बेयर एक्ट ही लास्ट में आप पढ़ते हैं। तो एक और उपाय है कि बेयर एक्ट पर भी अपनी भाषा में शॉर्टकट में केस लिख सकते हैं। 16 के ए, जो 16 का क्लाज ए जिस केस में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है या जिस केस में है, वह है आपका गार्डनर बनाम मैक का। गार्डनर वर्सेज मैक, मैं आधा क फिर पूरा क। गार्डनर बनाम मैक का है। और जो दूसरा हम क्लाज बताएंगे वह आस बनाम मैनहट, आस वर्सेज मैनहट, मैनहट के केस में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि धारा 16 में दो केस पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला आपका गार्डनर का और दूसरा कौन सा? आस का।
धारा 16 का क्लाज ए, फिर याद रखिए किस पर आधारित है, गार्डनर के केस पर, और क्लाज बी किस पर है, आस। अब देखिए 16 ए में है क्या, तब समझाया जाए। यदि कोई भागीदार फर्म के किसी संव्यवहार से, माने ट्रांजैक्शन से, लेन देन से, भाई संव्यवहार को लेन देन भी कहा जाता है, उसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में आया था। देखिए क्या दिया था, लेन देन का सिद्धांत एविडेंस की किस धारा में समाहित है। तो धारा 6 में, ठीक है, लेकिन आपका अब जो व्यक्ति रजिस्ट्रे या एक ही संव्यवहार का या तथ्य और कार्य का सिद्धांत पढ़ा होगा, वह लेन देन आपका जानता ही नहीं होगा, तो उसी में उलझता रहता है। इसीलिए जितने संभव शब्द हैं हम लगातार बता रहे हैं, गलत ना हो। लेन देन दे, तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत दे। जो यूपीएपीओ में तथ्य एवं कार्य आया, वो आगे पोस्ट में रजिस्ट्रे लिख दिया था तो लोग पकड़ लिए, नहीं तो उसमें भी गलत करके ही आते। एक ही संव्यवहार का भाग, या इंग्लिश में आपका रेस जेस्टे। तो फिर संव्यवहार पर बैक होइए। देखिए आपका डायरेक्ट हमें एविडेंस नहीं पढ़ाना है आपका, ये तो संव्यवहार शब्द आ गया तो आपका बताया गया। तो ट्रांजैक्शन भाई समझाना ही पड़ेगा। देखिए आपका जो ये संव्यवहार शब्द है या ट्रांजैक्शन शब्द है, आपका इसकी परिभाषा स्टीफन ने दी है। संव्यवहार का मतलब हुआ कि कई बातें या कई तथ्य परस्पर रिलेटेड हैं, आपस में संबंधित हैं, और उनका संबंध इस प्रकार का है कि उनको कोई विधिक नाम दिया जा सके, यानी कि उनको कोई कानूनी क्या किया जा सके, नाम। अब आइए, जैसे कि सबसे उत्तम उदाहरण आईपीसी में चोरी का हम बता सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण, भाई आपका संपत्ति अगर चल संपत्ति है, बेईमानी से उस संपत्ति को हटाया गया है, हटाते समय आशय यानी कि बेईमानी का हो, वह संपत्ति किसी के कब्जे में थी, कब कब्जेधारी की सम्मति के बिना उसे हटाया गया था। अगर ये एक घटना है, एक संव्यवहार है या एक ट्रांजैक्शन, अगर किसी घटना में ये सभी बातें आपका लागू होती हैं तो ये संव्यवहार हैं, और इस घटना को एक विधिक रूप से देखिए आपका फिर एक बार देखिए, संभव अगर इन सभी बातों को एक जगह एकत्र कर दिया जाए तो इसका एक विधिक नाम दिया जाएगा, कौन सा, चोरी। तो ये हम कहेंगे कि क्या है, ये सभी आपका एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि एक तरफ चावल, एक तरफ दाल, एक तरफ आचार, और एक तरफ चोखा, और एक तरफ एक मिर्चा, पांच हो गए। तो पांचों एक ही थाली में है, एक ही संव्यवहार में है, तो इसको एक विधिक नाम देंगे। अगर पिछला उदाहरण में चोरी, इसी को एक संव्यवहार कहते हैं। तो संव्यवहार माने बंडल ऑफ फैक्ट, इंटरव्यू में जो पूछा गया था, तथ्यों का समूह, तथ्यों का समूह जो इस प्रकार आपस में क्या हो, कोरिलेट हो, जो एक ही संव्यवहार का क्या हो, भाग हो। तो जैसे थाली में थोड़ा थोड़ा रख दिया गया तो थाली में है, तो थाली से बाहर थोड़े जा रहा है। तो फिर एक बार देखिए, बैक हो या बैरेक पर भाई, यदि कोई भागीदार फर्म के किसी संव्यवहार माने कार्य, संव्यवहार यहाँ कार्य से उठाइएगा, से या फर्म की संपत्ति या कारोबारी संबंध, माने फर्म के
किसके साथ लेन देन है, कारोबारी संबंध है, या फर्म नाम के उपयोग से, यानी कि जैसे गुडविल, फर्म नाम का मतलब क्या, जो फर्म का सुनाम है, फर्म नाम के उपयोग से अपने लिए कोई लाभ व्युत्पन्न करता है तो वह उस लाभ का लेखा जोखा फर्म को देगा और उस लाभ का संदाय फर्म को करेगा। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भागीदार हैं फर्म की संपत्ति से, फर्म के कारोबार से, या फर्म का भागीदार होने के कारण वह गुडविल का उसका प्रयोग करता है, यानी कि ए, बी और सी ये तीनों भागीदार हैं। ए जाकर एक थर्ड पर्सन डी से कहता है कि हमारी फर्म ये है और तुम इससे कारोबार करते हो, हमसे ये व्यक्तिगत कारोबार करो, फर्म को हम नहीं बताएंगे और हम क्या करेंगे, लाभ 10 पैसा कमा लेंगे। तो अगर वह फर्म के नाम का यूज करके उन लोगों से कारोबार करता है जो फर्म के साथ लेन देन करते हैं, या फर्म की संपत्ति का यूज करके कोई कार्य किया और उस कार्य से पर्सनल रूप से उसे कुछ क्या हुआ है, बेनिफिट, तो कानून ये कहता है कि यह तो वह ऐसी दशा में वह ऐसे लाभ का हिसाब किताब फर्म को दे, अन्य भागीदारों को, और जो भी वह लाभ व्यक्तिगत कमाया है वह फर्म को क्या कर दे, वापस कर दे। लेकिन यह नियम करार के अधीन है, अर्थात अगर भागीदार आपस में करार कर लें कि हम व्यक्तिगत रूप से कार्य करेंगे, जो लाभ होगा उसे हम फर्म को नहीं देंगे, तब तो सही। और नहीं करार है तो जो फर्म का नाम लेकर तुम काम किए हो, आपका जैसे तमाम लोग नाम लेकर कार्य करते हैं, मैं उनका बेटवा हूँ, तो मैं उनकी बिटिया हूँ, जैसे हाई कोर्ट में भी तो आपका चेहरा देखकर काम किया जाता है कि मैं इनका चाचा हूँ जज साहब का, तो मैं साला हूँ तो साली हूँ और इसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इसलिए हमारा चेहरा देखकर, या हम तो जाएंगे नहीं क्योंकि नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होगा, तो हमारा नाम तुम डाल दो मैंने आपका मुकदमे में, हम नहीं जाएंगे, हमारा नाम देखकर हमारे चाचा क्या करेंगे, जान लेंगे कि हमारा भतीजवा ही था जो इस मुकदमे में है, कुछ न कुछ पैसा क्या होगा, पाया होगा तभी तो नाम डला है। और फैसला पक्ष में तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका 35 जज हाई कोर्ट इलाहाबाद के ऐसे हैं जो अंकल सिंड्रोम से ग्रसित हैं। अंकल सिंड्रोम का मतलब ये हुआ उन जजों के मामा, नाना, नानी, रिश्तेदार उसी कोर्ट में आपका वकालत कर रहे हैं और जैसे ही उनका नाम आता है उनके प्रति थोड़ा क्या बढ़ती जाती है, उदारता। अगर मामला थोड़ा गंभीर न हो तो साधारण मामले में अब हाई कोर्ट कौन कहेगा कि आपने क्यों फैसला दिया, तो फिर एक बार बैक हुआ जाए। यानी कि कुल मिलाकर ये हुआ कि अगर भागीदारों के बीच कोई करार विपरीत नहीं है, आप फर्म के नाम का यूज किए, फर्म की संपत्ति का यूज किए और व्यक्तिगत रूप से कुछ क्या कमा लिए पैसा, तो उसका लेखा जोखा यानी कि अकाउंट दीजिए, हिसाब किताब, और वह पैसा किसको वापस कर दीजिए, फर्म को, क्योंकि आपने फर्म के नाम का प्रयोग किया है। उस लाभ पर अधिकार केवल आपका नहीं है, अन्य भागीदारों को भी प्राप्त है। ये जो फैसला आया, ये आपका केस याद रखिए, गार्डर बनाम मैक के केस में यही फैसला आया जो बेयर एक्ट में आपका दिया गया। दूसरा देखिए भी, यदि कोई भागीदार फर्म के कारोबार की प्रकृति का और प्रतियोगी कोई कारोबार चलाता है तो वह उस कारोबार में अपने को हुए सब लाभों का लेखा जोखा फर्म को देगा और सब लाभों को फर्म का संदाय करेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई भागीदारी का तुमने निर्माण किया,
और वैसा ही दूसरा कारोबार खोल दिया। तो भाई अगर देखिए फिर एक बार याद रखिए, अगर भागीदारों के बीच करार ये हो कि भागीदारी चलती रहेगी और कोई भी भागीदार ऐसा कारोबार व्यक्तिगत रूप से भी क्या कर सकता है, कर सकता है, तब कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत लाभ पाए। लेकिन अगर कोई करार नहीं है तो आप वैसी ही नेचर का कारोबार दूसरा नहीं कर सकते, कोई भागीदार। क्यों? क्योंकि एक उसी प्रकार का एक कारोबार आप कर रहे हैं, दूसरा करने लगेंगे तो फर्म को चलाने में आपका मन कम लगेगा और व्यक्तिगत लाभ में क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इसलिए कानून रोकता है, लेकिन यह नियम भी करार के अधीन है। यानी कि अगर पार्टनर चाहें तो करार करके और इस नियम को क्या कर सकते हैं, विफल। चाय पढ़ ही लीजिए, ABC चाय की दुकान खोले, ये हुआ कि चाय बेचने में जो लाभ होगा आपस में हम लोग बंटवारा कर लेंगे, कोई करार इनके बीच एक्स्ट्रा नहीं है। तो क्या उसमें से कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तिगत रूप से कोई चाय की दुकान खोल सकता है? नहीं। अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान का हिसाब किताब दे और उस चाय की दुकान में जो लाभ उत्पन्न हो वह फर्म को क्या करे, वापस करे। हाँ, लेकिन ये कब वह अलग से भी अपनी चाय की दुकान चला सकता है, जब तीनों लोगों ने आपस में क्या कर लिया है, करार, कि सभी स्वतंत्र हैं कि इस चाय की दुकान के अलावा भी लोग चाय की दुकान क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, चला सकते हैं और व्यक्तिगत लाभ ले सकते हैं। ये जो नियम आया कि आप कारोबार के मने आप प्रतियोगिता में कोई कारोबार न चलाइए, चाय एक बेचा जा रहा है तो ये नहीं कि आप व्यक्तिगत आपका चाय मैंने कह सकते हैं कि बेच लीजिए। ये आपका जो नियम आया ये आस बनाम मैनहट के केस में आया। याद रखिए, किस केस में? आस वर्सेज मैनहट। अब आइए धारा 17, लास्ट धारा इस चैप्टर की। धारा 17 भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। तो भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन यह है कि, यानी कि देखिए भागीदारों के 3 अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये जो 3 अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं ये भागीदारों के बीच की गई संविदा के क्या होंगे, अधीन। यानी कि इनको विफल किया जा सकता है अगर क्या कर लिया जाए, इनके विपरीत संविदा। तो फिर एक बार लास्ट शुरू से याद रखें, तब हम लास्ट में 2-4 मिनट इसको बताते हैं। दो ही धाराओं के नियमों को करार द्वारा विफल नहीं किया जा सकता। इधर एक धारा 9 और 10, यही टेक्निकल क्वेश्चन है। इसके बाद तो हम एक बंटवारा कर देंगे, अधिकार किस में है, कर्तव्य किस में है। लेकिन दो धाराओं को करार द्वारा विफल, ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार में, सतर्क रहना। मैं लगातार बता रहा हूँ कौन कौन सी। एक धारा 9 और दूसरी धारा 10। और सब जगह आपने देखा करार के अधीन, करार के अधीन, चाहे लाभ हो, चाहे फर्म की संपत्ति, और चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका ब्याज हो और चाहे आपका अंतिम धारा इस चैप्टर की 17 हो। देखिए आपका भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन यह है कि फर्म में तब्दीली होने के पश्चात क्या अधिकार कर्तव्य होंगे। फर्म में तब्दीली होने के पश्चात, तो पहला तब्दीली कराई। देखिए पहले बेरे की भाषा, जहाँ की फर्म के गठन में कोई तब्दीली घटित होती है वहाँ पुनर्गठित फर्म में भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य यथावत वैसे ही बने रहते हैं जैसे तब्दीली के क्या थे, पूर्व थे। यानी कि तब्दीली करा दीजिए, फर्म के नेचर में बदलाव कराइए, फेर फार करवाइए। तो अब आप लोग बताइए, अगर मान लीजिए कि फर्म को समाप्त करना है,
नई फर्म बनाकर नया कारोबार करना है और पुरानी फर्म की ही संपत्ति लगानी है। एक तो ये हो गया फर्म में तब्दीली। दूसरा व्यापार में तब्दीली हो सकती है कि चाय का हम लोग व्यापार कर रहे थे, अब चाय का व्यापार न करके आटा चावल दाल बेचा जाएगा। ये भी फर्म के नेचर में बदलाव हो गया। तो आप लोग फिर एक बार पढ़िए कि अगर फर्म की प्रकृति में बदलाव करना है तो सर्वसम्मत से होगा कि बहुमत से। हाँ, रटे रहिए। नया कारोबार चलाना है, फेर फार करना, वो भी सर्वसम्मत। नए भागीदार को प्रवेश सर्वसम्मत। अवयस्क को लाभ दिया जाए सर्वसम्मत। ये भाई केस जरूर याद रखिए। और बहुमत का सिद्धांत आपका और सर्वसम्मत का सिद्धांत मैं बता चुका हूँ अभी। फिर एक बार देखिए, तो अगर ए बी और सी तीन चाय की दुकान किए हैं और चाय की दुकान बंद करके अब नया कारोबार आपका चावल दाल चीनी बेचना है, तो जब तक कोई विपरीत कर संविदा इनके बीच न हो, चाय की दुकान में जितना इनका अंश था वह अंश नए कारोबार में होगा। चाय में जो लाभ पाते थे वही लाभ क्या होगा उसमें भी पाएंगे। और जितनी हानि का संदाय चाय के व्यापार में करते थे उतना ही नए व्यापार में वो क्या करेंगे करें। यानी कि फर्म में तब्दीली हो गई तो पुराने अधिकार कर्तव्य नए फर्म में क्या हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। लेकिन ये विफल किया जा सकता है क्या करके, संविदा। तो पहला यह है कि फर्म में तब्दीली हो गई तो पुराने अधिकार कर्तव्य बने रहेंगे। दूसरा, फर्म की अवधि के अवसान के पश्चात। अब फर्म की अवधि का अवसान कराइए तो आपका फर्म देखिए, आपका पहले तो निश्चित फर्म दो बनाइए। मान लीजिए ए बी और सी ने ये कहा कि हम चाय का कारोबार हम लोग करेंगे कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक। और जो लाभ उत्पन्न होगा एक 50% पाएगा, बी 25% और सी कितना 25%। 1 साल बीत गया, बताइएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। 1 वर्ष बीत गया यानी कि जितने दिन के लिए फर्म का गठन हुआ था वह समय द एंड हो गया। तो आप लोग बताइए, अगर इसके बाद भी ये तीनों लोग कारोबार कर रहे हैं तो धारा 7 हमने बताया था, सेक्शन 7 थोड़ा याद रखिए कि अगर समय बीत जाने के बाद भी लोग करार माने लोग व्यापार कर रहे हैं तो वह जो भागीदारी होगी वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इच्छाधीन। तो बताइए इच्छाधीन भागीदारी को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो कोई एक भागीदार अन्य अन्य सभी भागीदारों को क्या दे, सूचना। फिर बताइए सूचना लिखित होगी कि मौखिक। लिखित। कब भागीदारी समाप्त होगी, जब पहले भागीदार को सूचना मिले कि लास्ट जो सूचना, लास्ट। तो बस यही नियम तो याद रखना है कि अगर समय लगा है, समय बीत गया, तो अब बताइए जब समय बीत गया फिर भी वह कार्य लोग आपस में कर रहे हैं तो वह भागीदारी किस भागीदारी में अब कन्वर्ट हो जाएगी, इच्छा। और तोड़ने का तरीका बता ही दिया गया, लेकिन अधिकार कर्तव्य पर आना है। तो अगर भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी में कन्वर्ट हो गई तो इनका लाभ क्या होगा, हानि का, इनके अधिकार क्या होंगे। तो जो भागीदारी में इनके अधिकार थे वह अधिकार बने रहेंगे कि समाप्त हो जाएंगे, बने रहेंगे। तो समय के बाद भी भागीदारी चल रही है, लाभ आ रहा है, तो उस लाभ में एक कितना परसेंट अभी भी पाएगा, 50। और बी सी कितना कितना परसेंट, 25-25। अब आइए, यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा पॉइंट लास्ट में देखिए, जहाँ की अतिरिक्त उपक्रम किए जाएं
अतिरिक्त उपक्रम का मतलब पहले कंसेप्ट बनाइए। ए बी और सी का चाय की दुकान खोले हैं। अब ये हो रहा है कि चाय के साथ साथ एक नया व्यापार हम लोग शुरू कर दें। कौन सा? पान बेचने का, सुपारी बेचने का, सिगरेट बेचने का, या आपका दाल चावल आटा बेचने का। आपका जो भी कारोबार हो वैध होना चाहिए। भले उदाहरण हम चाय पर दे रहे हैं, लेकिन जितने कारोबार हैं जो वैध हैं वे सब कारोबार इसमें क्या हैं? शामिल। अब आप लोग बताइए, अगर चाय बेचा जा रहा था, चाय में ए 50% पाता था, बी और सी लाभ में 25-25% पाते थे, और उसी संपत्ति से नया कारोबार भी खोल दिया गया, पुराना चलता रहा, तो नए कारोबार में कितना कितना लाभ ये लोग पाएंगे? तो जो पुराने कारोबार में लाभ पाते थे उतना ही लाभ ये लोग क्या पाएंगे? नए में। जब तक कि इनके बीच कोई विपरीत संविदा न हो। तो फिर एक बार बताइए, जो पान बेचा जाएगा और उसमें लाभ उत्पन्न होगा, वो उसमें कितना कितना अंश कौन पाएगा? तो ए 50% और बी और सी कितना कितना? 25। लेकिन ये नियम पक्षकारों के बीच किए गए करार के क्या हैं? यानी कि पक्षकार ये करार कर सकते हैं कि चाय में भले ये 50% पाता हो, लेकिन जो पान से आएगा लाभ होगा उसमें 50% नहीं बल्कि आपका सबका बराबर हिस्सा होगा, 33-33% होगा। ये करार किया जा सकता है। नहीं करार है तो जो पुराने कारोबार में हिस्सा मिलता था, जो अधिकार कर्तव्य थे, नए कारोबार में भी वहीं बने रहेंगे। यानी कि जहां फर्म एक उद्यम चला रही है, माने एक कारोबार चला रही हैं, उसी के दौरान वह नया कारोबार खोल देती हैं, तो नए कारोबार में जब तक कि विपरीत संविदा पक्षकारों के बीच न हो, अधिकार और कर्तव्य वही होंगे दायित्व जो पुराने कारोबार में क्या थे। यानी कि जो चाय की दुकान में जितना हिस्सा मिलता था उतना किसमें मिलेगा? पान में। जो हानि आप चाय की दुकान में कहे थे कि हम सहन करेंगे, उतना ही किसमें सहन करना पड़ेगा। तो कारोबार बढ़ा सकती हैं भागीदारी, पहले आपका जो फर्म है अपना कारोबार क्या कर सकती हैं? बढ़ा सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, घटा भी सकती है, बंद भी कर सकती हैं, और उसे अपने कारोबार को क्या करना है? बढ़ाना। तीनों आगे बताया जाएगा, क्योंकि अभी रजिस्टर्ड कराया जाएगा फर्म को, तो लिखा जाएगा कि कौन सा कारोबार करेंगे। तो चाय का लिखा गया है, और पान भी बेचना है तो जाकर वहाँ संशोधन कराइए कि अब हम क्या बेचेंगे? पान। या अब चावल दाल भी बेचेंगे, वहाँ लिखना पड़ता है भाई रजिस्ट्रार ऑफिस में।